अब देखो मियोसिस 1 में जो दो सेल बना, एक्चुअली मतलब कि दो सेल एक सेल से बनता है मियोसिस 1 में, लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटी दो था तो तुम्हारे सामने यहाँ सेल तो 4 दिखेगा। अब लेकिन जो दो सेल बना एक पॉसिबिलिटी में और दूसरे पॉसिबिलिटी में दो सेल, वो दोनों थे भी अलग अलग टाइप के। तो अभी देखते हैं जल्दी से मियोसिस 1 में जो सेल बना था वो सेल पहले यहाँ पे हम लोग बना लें। बताओ पहले यहाँ लिख देते हैं पॉसिबिलिटी 1। और उसके नीचे इधर चलेगा पॉसिबिलिटी 2, चाहे डायग्राम हमको नेक्स्ट पेज पे क्यों न लेना पड़े। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हम दिखाएंगे। चलो सेल ले लेते हैं, दो सेल बनाते हैं। ये दोनों मियोसिस 1 का सेल है, जो मियोसिस 1 का डॉटर सेल है वही बनता है पेरेंटल सेल ऑफ क्या, मियोसिस 2। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी भी था यहाँ पर, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये रहा, दोनों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा अच्छा खासा, वेल डेवलप, मोटा मोटा क्रोमोसोम भी, क्रोमेटिन भी आया दोनों में। दोनों करेक्टर को लेके यहाँ पे क्रोमेटिन मोटे मोटे आ गए। तो देखो एक मोटा यहाँ पे रहा, ये दोनों लाल वाला आपस में कभी होमोलोगस हुआ करता था लेकिन सेग्रीगेट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया कहाँ पर, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में। दूसरे पॉसिबिलिटी में भी देखो पॉसिबिलिटी 2, और दूसरा वाला भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ करता था, कभी दोनों आपस में होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ करता था, पेयर, वो पेयर अलग हो गया एनाफेज 1 में मियोसिस 1 के दौरान। दूसरा पॉसिबिलिटी नीचे बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है वो भी देखेंगे, इनफैक्ट देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर कैपिटल आर वाला धागा आया मोटा सा, तो यहाँ कैपिटल वाई वाला ही आ गया। यहाँ स्मॉल आर वाला आया तो यहाँ स्मॉल वाई वाला ही आ गया। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ कैपिटल आर वाला आया तो यहाँ स्मॉल वाई वाला, और यहाँ स्मॉल आर वाला आया तो यहाँ कैपिटल वाई वाला आ गया। ये दूसरा पॉसिबिलिटी। अब चलते हैं, क्या पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये भी है डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड पेरेंटल सेल ऑफ मियोसिस 2। ये भी वही है, डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड पेरेंटल सेल ऑफ मियोसिस 2। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी तो वही बात है, डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड वही बनता है पेरेंटल सेल ऑफ मियोसिस 2। ये भी वही है, डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड पेरेंटल सेल ऑफ मियोसिस 2। अब हम स्टेजेस बताने जा रहे हैं। अभी ये सेल अभी G1 फेज पर है। G1 किसके, मियोसिस 2 के। ठीक है, ये भी अभी G1 फेज में है, लेकिन किसके G1 फेज, मियोसिस 2 के G1 फेज। ये भी अभी G1 फेज में है, किसके G1 फेज, मियोसिस 2 के। और ये भी G1 फेज में है, किसके G1, मियोसिस 2 के। बढ़ते हैं आगे। अगर ऐसा बना है इस पॉसिबिलिटी 1 में, तो पॉसिबिलिटी 1 में दोनों ही सेल जाएगा डायरेक्ट G2 में। अगर दूसरा पॉसिबिलिटी बना है तो दोनों ही चल जाएगा डायरेक्ट इसमें G2 में, क्योंकि यहाँ एस्टेस नहीं होता है। तो अब सारे डायग्राम पहले एक बार सेल ले ले। G2 के दौरान का ये सेल, G2 के दौरान का ये वाला सेल, G2 के दौरान का ये वाला सेल,
और G2 के दौरान का ये वाला सेम। दोनों के अंदर न्यूक्लियस अभी अच्छा खासा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा एकदम आराम से, और अभी वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हुआ होगा। ये देखो अपना कंडेंसेशन वाला शेप लेना चाहिए, कंडेंस होने के बाद वाला शेप लेना स्टार्ट किया होगा। वहां उसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा तो अलग हो चुका है, यहाँ आ चुका है उसका जोड़ा। दूसरी पॉसिबिलिटी का भी डायग्राम, वो कंडेंस्ड होने की अब कोशिश कर रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, और दूसरे वाले क्रोमोसोम भी, क्रोमेटिन भी अपने कंडेंसेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। ये लाल वाला और ब्लू वाला क्यों दिखा गया, अब तुमको समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में जोड़ा नहीं है। क्रोमोसोम का अगर दो आ गया एक साथ तो जरूरी थोड़ी क्यों जोड़ा हो गया, लड़का लड़का एक साथ आ जाएगा, क्या वो कपल है? कपल मानते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। अगर लड़की लड़की एक जगह खड़ा हुई है उसको तुम कपल मान रहे हो, तुम गलतफहमी में हो। वो कपल थोड़ी है, पेयर हो सकते हैं, कपल नहीं हो सकते हैं। पेयर कपल में अंतर है, वही अंतर जो घोड़े और गधे में। कहने घोड़े और गधे का अंतर नहीं पता है, कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। अगर यहाँ कैपिटल आर आया तो यहाँ कैपिटल वाई आया था, और यहाँ कैपिटल आर आया था तो यहाँ स्मॉल, अच्छा यहाँ स्मॉल आर आया था तो यहाँ स्मॉल वाई आया था। दूसरा पॉसिबिलिटी था कि कैपिटल आर वाले क्रोमोसोम के साथ स्मॉल वाई वाला आ गया, और स्मॉल आर वाले क्रोमोसोम के साथ कैपिटल वाई आ गया था। ये पॉसिबिलिटी था। चलते हैं, ये स्टेज का नाम पहले बता देते हैं कि ये स्टेज किस दौरान का है। ये G2 फेज का है, मियोसिस 2 का G2 फेज, मियोसिस 2 का G2 फेज, दोनों चल गए G2 में। दूसरे पॉसिबिलिटी में भी दोनों ही जाएंगे, G2 फेज ऑफ मियोसिस 2, G2 फेज ऑफ मियोसिस 2। नेक्स्ट, अब दोनों ही जाएंगे किसमें, प्रोफेज 1 में, दोनों ही जाएंगे किसमें, प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 का सेल ले लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिखा देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाएंगे जरूर, लेकिन टूटता हुआ, लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टूट रहा है, पता तो चले, टूट रहा है ये पता तो चले, टूटता हुआ दिखा देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटिंग, नॉट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस फेज के दौरान का डायग्राम है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी दिखा देते हैं, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2, यानी कि प्रोफेज 2। क्रोमोसोम का क्या हुआ भाई, लगभग कंडेंस्ड हो गया होगा। डायग्राम हम तुम्हारे सामने क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तुम लोग सीखो, अदरवाइज ये हम पहले से भी बोर्ड पे बना के लाके इसमें रिप्रेजेंट कर सकते थे, अच्छा नहीं होता। अपने पास पर्याप्त समय है, टॉपिक को सीखो यार, सिलेबस खत्म कराने के पीछे मत भागो। जिसको इस बार नीट देना है उसको हम बहुत कुछ ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं, वो चाहेगी तो रिवाइज कर सकते हैं। सिलेबस को सीखो, अच्छे से सीखोगे ना तो मेडिकल कॉलेज में खुश रहोगे, और सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में रहोगे ना मेडिकल कॉलेज में दुखी रहोगे। और जो नीट 2022 का तैयारी कर रहा है उसके पास तो हमसे पढ़ने के लिए भी पूरा पर्याप्त समय है। सीखो ना टॉपिक, इस तरीके से तुमको कोई सिखाएगा नहीं। हम डायग्राम तुम्हारे सामने इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम डायग्राम पहले से बना के लाते हैं, टिक टिक कर देते हैं, तुमको मजा नहीं आता। तुम गौर करो, ऐसा नहीं कि जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो तुम व्हाट्सएप चला रहा है तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगा। हम पढ़ा रहे हैं तुम व्हाट्सएप उधर चला रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी है यार। चलो पॉसिबिलिटी सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा है, कैपिटल आर वाला के साथ कैपिटल वाई वाला है, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर वाले के साथ स्मॉल वाई वाला है।
कैपिटल आर वाला के साथ स्मॉल वाई वाला है, स्मॉल आर वाले के साथ कैपिटल वाई वाला है। ये किस दौरान का डायग्राम था? ये था तुम्हारा प्रोफेज 2। अब सब जाएगा किसमें? मेटाफेज 2 में। सबके सब जाएगा मेटाफेज 2 में। और इक्वेटोरियल प्लेट बनता हुआ अब दिखा देना है, तो उससे पहले सेल बना लें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ दिखाना नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाना नहीं है, बस इक्वेटोरियल प्लेट दिखाना जरूर है। दो इक्वेटोरियल प्लेट नहीं दिखाना है यहाँ पे, एक दिखाना है, क्योंकि मियोसिस 2 है। मैंने बताया था तुमको कि मियोसिस 2 में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट क्यों बनता है, जबकि मियोसिस 1 में 2 बनता है। ऐसा क्यों? इसका कारण सेल में बताया, वो भी कोई नहीं बताता है तुमको। हाँ, हुआ क्या कि अब दोनों इसमें दो क्रोमोजोम आए हैं, तो एक ही प्लेट पर दोनों क्रोमोजोम को अरेंज होना है। मेटाफेज के दौरान का डायग्राम है। इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होना ही पड़ेगा सबको। अलील भी दिखाई दो। कैपिटल आर वाले के साथ कैपिटल वाई वाला अरेंज हो चुका है। स्मॉल आर वाले के साथ स्मॉल वाई वाला अरेंज हो चुका है। और कैपिटल आर वाले के साथ स्मॉल वाई वाला अरेंज हो चुका है। और कैपिटल स्मॉल आर वाले के साथ कैपिटल वाई अरेंज हो चुका है। ये डायग्राम है मेटाफेज 2 की। ये डायग्राम है मेटाफेज 2 की। और मेटाफेज 2 में होता क्या है? मेटाफेज 2 में सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है वो सभी एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड जो है सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं आपस में, दोनों क्रोमेटिड से लग चुका है स्पिंडल फाइबर। ये देखो, तो वही स्पिंडल फाइबर जो है एनाफेज में जाके मूवमेंट दिखाता है और खींच लेता है दोनों क्रोमेटिड को, जबकि स्पिंडल फाइबर एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करता था, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद तुमको पता है कि अब क्या आने वाला है? एनाफेज 2। और सभी सेल चले जाएंगे किसमें? एनाफेज 2 में। ये दोनों जाएंगे अगर वो पॉसिबिलिटी 1 संभव है तो। अगर पॉसिबिलिटी 2 हुआ है तो ये दोनों जाएंगे एनाफेज 2 में। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट लें डायग्राम। हाँ सर। ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। नेक्स्ट स्लाइड ले। समय अपने पास हाँ पर्याप्त होगा, आई थिंक देखने की जरूरत नहीं है। तो पॉसिबिलिटी पहले 2 लेना है तो एक बार पहले एरो बना दें। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है ना? पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी किस चीज की है तुमको हम बताए थे? अरेंजमेंट ऑफ टू पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक अलग पेयर एक दूसरा अलग पेयर। हम यहाँ डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं एनाफेज 2 से। तो ये वाला सेल मान लो एनाफेज 2 में जाता हुआ दिख रहा है तुमको। ठीक है, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा।
दूसरे पॉसिबिलिटी में एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। चूंकि एनाफेज का है तो डायग्राम यहाँ नहीं बनेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, डायग्राम नहीं बनेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुका है। यहाँ क्या होगा, रस्सा दिखाएंगे दोनों साइड से, स्पिंडल फाइबर, आई थिंक मतलब स्पिंडल फाइबर, और वो स्पिंडल फाइबर क्या खींचते हुए दिखाएंगे, इधर से ये खींच रहा है, एक इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, किसको खींच रहा है वो भी दिखा देंगे। एरो का ध्यान रखना, खिंचा किधर रहा है, पोल की तरफ खिंचा रहा है, पोल की तरफ। कौन खिंचा रहा है तो एरो दिखा देते। एक ही क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए हैं, यहाँ देखो ये था ना, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ऐसे ही चारों जगह होगा। तो अलग होंगे तो एक लाल वाला इधर आएगा, एक क्रोमेटिड, और यही अब यही अब क्रोमोसोम कहलाने लगेगा। एक क्रोमेटिड इधर आया इसमें, और यहाँ पे जो सेग्रीगेट हुए एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड अलग हुए हैं, दोनों में सेम अलील होगा। एक ही सेल के अंदर जो दो पोल पर जा रहे हैं उस दोनों के अंदर सेम अलील होगा, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम के सेग्रीगेटेड सिस्टर क्रोमेटिड है, वो कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। अलील ले लेते हैं, इसमें कैपिटल आर वाला आया इधर सेग्रीगेट, मतलब सेग्रीगेट यहाँ मत बोलो, यहाँ तो क्या बोलोगे, रुको पहले लिख देते हैं क्या हुआ है यहाँ। इसका इधर जाना और इसका इधर आना, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि सेंट्रोमियर ब्रेकिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, ये हुआ है। यहाँ कोई सेग्रीगेशन वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, ठीक है। चलो अली लिख लो जल्दी से, कैपिटल आर के साथ इधर कैपिटल वाई चला गया, और यहाँ स्मॉल, यहाँ पे भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया। ये कैसे हुआ देख लो, यहाँ कैपिटल आर वाला था ना जी, कैपिटल वाई वाला था ना, तो इधर जो जाएगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला होगा ना, इधर जो आएगा वो भी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला होगा ना। समझ में आया कैसे बोले हम। तो देखो इधर, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला आ गया, तो इधर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला आ गया। इधर इधर भी वही होगा कि यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ इधर सेग्रीगेट हो गया, तो इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ सेग्रीगेट हो गया। इधर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ सेग्रीगेट हो गया, तो इधर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ सेग्रीगेट हो गया। ये डायग्राम तुमको भी पढ़ाया गया है एनाफेज का, एनाफेज का एनाफेज का पढ़ाया गया है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं क्या, एनाफेज से सेल कहाँ चला जाएगा, टीलोफेज में। देखते हैं क्या होता है टीलोफेज में। सेल बना ले पहले टीलोफेज का सारा का सारा। दूसरे पॉसिबिलिटी में भी टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाएंगे बनता हुआ दोनों पोल पर, बनता हुआ दिखाएंगे दोनों पोल पर। बनता हुआ दिखाना है इसलिए कैसे दिखा देंगे, डॉट डॉट से। और क्या दिखाएंगे यहाँ पे, अच्छा
हाँ, और यहाँ क्या दिखाना है, यहाँ ये 21 फेज का डायग्राम है, टीलो फेज 2 का डायग्राम है। तो टीलो फेज 2 के डायग्राम में क्या बताओगे कि डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ये जो पर्टिकुलर क्रोमेटिड तुमको दिख रहा है, जो अब एक क्रोमोसोम कहलाने लगता है एनाफेज 2 से, इसका क्या होने लगेगा, डीकंडेंसेशन। डीकंडेंस होकर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड से फिर क्रोमेटिन ही बन जाएगा, पतला वाला बनेगा। ऐसे कैसे, वो वाला भी, ब्लू वाला भी। सबका अलील दिखा देते हैं सबके। कैपिटल आर वाला ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटीन है। कैपिटल वाई वाला ये भी वही है, सेम वाला है। यानी कि हर गैमेट दो दो टाइप के बनने वाले हैं। अब तुम्हारे भेजे में बात चलने लगा होगा। हाँ सर। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये तो हुआ टेलोफेज टू के दौरान का डायग्राम। आ जाइए साइटोकाइनेसिस 2 पे। डायग्राम बनाइए साइटोकाइनेसिस 2 का। सेल को टूटता हुआ दिखाइएगा आप लोग। और यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाना ही है, दोनों पोल पे। ऊपर का डायग्राम कट नहीं रहा है, थोड़ा सा कटा है। अंडरस्टूड है, समझ जाओगे। ऐसा नहीं कटा है कि कोई पोर्शन कट जाए, डायग्राम ही ना कटा है, मतलब कि सेक्शन। तो तुम अपने कॉपी में पूरा बना लोगे ना, हमारे पास जगह भी तो नहीं है ना। यहाँ पे सेल को कटता हुआ दिखाओगे, मतलब सेल को डिवाइड करता हुआ दिखाओगे। जो जो चीज देखने लायक है वो तो दिख रहा है ना। हाँ, चलिए क्रोमोसोम का खेल खेलते हैं। ये यहाँ पहुंच चुका है, हर क्रोमेटिन एक एक अलील लेके पहुंच चुका है। ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर को रखने वाला भी हर क्रोमेटिन एक एक अलील को लेके एक एक न्यूक्लियस में पहुंच चुका है। जहां से चला था वहीं पहुंच चुका है लगभग, मतलब क्रोमोसोम के मामले में। अलील लिख दे सबका, अलील लिख दे। यहाँ कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल वाई, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये डायग्राम आप पढ़ रहे हैं अभी साइटोकाइनेसिस 2 का। साइटोकाइनेसिस 2 का सेल डिवाइड कर रहा है। और लीजिए, सेल डिवाइड करने के बाद आपको हम सीन दिखा देते हैं, क्या सीन रहेगा। इस सेल से भी दो सेल बनेगा। कौन कौन, अभी आपको बना बना के दिखाएंगे। इससे भी दो बनेगा। कौन कौन, अभी दिखाएंगे, 1 सेकेंड। इससे दो बनेगा, इससे भी दो बनेगा, इससे भी दो बनेगा, इससे भी दो बनेगा, इससे भी दो बनेगा, और इससे भी दो बनेगा। सेल बना के दिखा देते हैं आप लोग को। अरे
सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाएंगे। सेल है ये, गैमीट एक सेल होता है, हैप्लॉइड सेल, सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाएंगे। और फिर सबके अंदर एक एक अलील, एक एक क्रोमेटीन के साथ पहुंच गया होगा इस करेक्टर को रेगुलेट करने वाला। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, अरे यहाँ स्मॉल आर होगा ना, रुक जाओ एक मिनट। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। चलो अब एक चीज गौर फरमाओ, गौर फरमाओ, ये दोनों ही किस टाइप के गेमीट है, और यही सारे क्या हैं, डाउटर सेल ऑफ, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी 1 के डाउटर सेल ऑफ meiosis 2 बाय पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 क्या है वो पीछे लिखे थे, समझ गए हो। और ये चारों कौन से सेल हैं, डाउटर सेल ऑफ meiosis 2 बाय पॉसिबिलिटी 2। और सुनो कंक्लूजन क्या क्या हम लिखने जा रहे हैं। ये जो डाउटर सेल हैं, ये सारे के सारे गेमीट्स, यही गेमीट्स, यही हैं गेमीट्स। और क्या लिखने जा रहे हैं, देखते चलो फटाफट। ये गेमीट्स हैप्लॉइड हैं, पहला पॉइंट। इस गेमीट्स का नंबर 4 है, टाइप 2 है, पॉसिबिलिटी 1 से 2 टाइप के गेमीट आए, नंबर 4 सारे अप्लाइड होते हैं। ये गेमीट यहाँ पे जो बने वो भी अप्लाइड है, नंबर 4 है और टाइप 2 है, यानी कि पॉसिबिलिटी 2 से भी 2 टाइप के गेमीट बने और नंबर 4। भाई साहब आप कभी सोचे नहीं होंगे जब आप ये क्रॉस कराते थे, याद कीजिए, तो बोलते थे सर कितने टाइप के गेमीट बनेंगे, तुरंत फॉर्क बनाते थे यूं, और इस टाइप के 4 गेमीट आप बना के तैयार कर देते थे। मैं सच बता रहा हूं, आप जीवन में आज से पहले कभी नहीं सोचेंगे 4 टाइप के गेमीट कैसे बनते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जीवन में आज से पहले कभी नहीं सोचेंगे 4 गेमीट कैसे बन गए। बस आपने तो फॉर्क ही बनाया था, बोलो ये बात सच है कि नहीं। और फर्क बनाना कोई फिनोमिना थोड़ी होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर तो ये चल रहा था भाई साहब, बॉडी के अंदर तो ये चल रहा होता है, और ये कहाँ चल रहा होता है, सेक्स ऑर्गन में चल रहा होता है, मियोसिस वहां होता है। अब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान घूमूंगा, ये चीज कोई नहीं बता रहा है। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोटाइड टीचर 5 मिनट में पढ़ा के आगे निकल जाते हैं, इसलिए बच्चा को लिंकेज में ना लंका लगता है। लिंकेज में नहीं समझ में आता है ना बच्चे को, वो कुछ से कुछ सोचते रहता है, कुछ से कुछ तुक्का मारता है क्वेश्चन के आंसर का, यही कारण है। बच्चे को ये पता नहीं है कि 4 टाइप के गेम कैसे बने हैं। भाई साहब हम इतना डिटेल में अगर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं लिंकेज तुम्हारे लिए आसान हो जाए। क्या बोले, क्या क्रोमोजोम, अरे ठीक है भाई, तुम समझ तो रही हो ना, ये बोल रही है कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक बोल दी गलती से, ठीक है। तो ये है, ये 4 गेमिट इस तरीके से बनते हैं। हाँ, बच्चा कभी ये भी नहीं सोचता है, क्वेश्चन लगाने में इतना लीन हो जाता है, कभी ये भी नहीं सोचता है कि सर ये 4 टाइप के जो गेमिट बने हैं तो ये तो 4 तो टाइप है,
टोटल कितने बनते होंगे इसके द्वारा? ऑब्वियस सी बात है यार, इसके द्वारा कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 4 टाइप के। लेकिन अगर मियोसिस है तो एक दौरान 4 ही सेल बनाएगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन एक पर्टिकुलर, ये जो है एक पर्टिकुलर जो बनाने गया है, एक पर्टिकुलर सेल, तो वो 4 टाइप के जो बनाएगा, मतलब 4 को जो बनाएगा टोटल, उसमें से या तो ये दोनों टाइप हो सकता है या तो ये दोनों टाइप हो सकता है। लेकिन फिर आपने 4 क्यों लिखते हैं? आप स्टडी कर रहे हो और आप पॉसिबिलिटी पढ़ते हो, और जैसे कि जैसे 4 को सेल, ये सेल बना सकता है इस 2 टाइप के साथ, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में भी 4 ही बनता है इस 2 टाइप के साथ। और आप क्या करते हो? उस टाइप की पॉसिबिलिटी लेकर खेलते हो। और ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेल 8 टाइप का, 8 टोटल 8 गैमेट बना रहे हैं, नहीं, ये पॉसिबिलिटी है 1 और 2, और आप दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हो कि किस टाइप के ऑफस्प्रिंग आने की संभावना है। जब गैमेट की पॉसिबिलिटी आप निकालोगे तभी ना आप जायगोट की पॉसिबिलिटी समझ पाओगे। एक सेल, ये रहा मियोसिस 1 पहले बताए थे दूसरे मीटिंग में, एक सेल से 2 सेल बना था, या तो ये दोनों बना या तो ये दोनों बना, और फिर इस दोनों से या तो ये दोनों गैमेट बनेगा फाइनली, इस दोनों टाइप का, या तो फिर इस दोनों टाइप का बनेगा। ठीक है, और यही है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब इससे ये बात कैसे प्रूव होता है? एक बात बताइए, जब आप मियोसिस 1 के दौरान मेटाफेज 1 देखिए, उसी की वजह से 4 गैमेट बना, इसने बना 4 टाइप का, उसी की वजह से बना। अगर वो रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता ना, तो ये जो डायग्राम को हम 2-2 सेक्शन में बना रहे हैं ऊपर नीचे करके, जरूरत नहीं था। इसका मतलब एक पर्टिकुलर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होता है, तो वो दूसरे पर्टिकुलर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के सेग्रीगेट होने से कोई मतलब नहीं रखता है, वो रिवर्स मैनर में भी हो सकता है। इसका मतलब इसी वजह से इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ आने की जितनी संभावना है, उतनी संभावना इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ आने की भी संभावना है, इक्वालिटी में। और जैसे स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ आने की जितनी संभावना है, उसी तरीके से स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ आने की भी संभावना है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के सेग्रीगेशन का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, तो ये भी बात बता देते हैं, ये मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में प्रूफ हो रहा है। यही है तंत्र की बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव्ड बाय क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। बोलो भाई साहब, समझ में आयो कि नहीं आयो? हाँ सर, आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ सर। इसके बाद जल्दी ले लीजिए, फटाफट लीजिए, 2 मिनट बचा, जल्दी 6 मिनट है, हाँ जल्दी लिए हाँ। लिए। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट, ये क्या लोगे, इसमें आ जाओ, आगे। अब समझो यस मेरी सर। बात। अब तुमको अभी हम क्या बताएंगे, अब तुमको वो बुक दिखाएंगे जो तुमको हम कल एक अच्छे बुक का फोटो लाके दिखा रहे थे, और उसमें जो नीचे थ्योरी में लिखा है वो तुमको लिखना है। हम फिर बोल रहे हैं इतना डिटेल में, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस पागल नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, और हम भी बेरोजगार नहीं है जो इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हमको पता है ना बच्चों को कहाँ क्यों नहीं समझ में आता है, और मुझे मुझे कंफर्म पता है। अरे भाई, सिर्फ तुमको पढ़ा थोड़ी रहे, हम भी अपने जमाने में पढ़े तो बच्चों का हालत देखे भाई साहब। लिंकेज का क्वेश्चन आते हुए क्या करता है, उस क्वेश्चन को छोड़ देता है, बोलता है क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं लेना है हमको। काय नहीं लेना है, गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, नहीं पता क्यों गलत होता है, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों गलत होता है। क्योंकि उस बच्चे को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आता है, इसलिए ये नहीं आया। तंत्र की बात ये है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये प्रूफ कर दिया कि मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मियोसिस 1 के एनाफेज 1 से प्रूफ होता है, और मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मियोसिस 1 के ही मेटाफेज 1 से प्रूफ होता है, ड्यू टू रैंडम सुनते चलो, ऐसा बात लिखना है, ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ 2 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये कैसे प्रूफ होता है, ड्यू टू
सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसकी वजह से क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ एलीलिक जीन पेयर, एलीलिक पेयर ऑफ जीन। यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और यही प्रूफ करता है मेंडल के लॉ को ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट। दावा एलन में पढ़ लो, आकाश में पढ़ लो, फलाने में पढ़ लो, ढिमका में पढ़ लो, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो ये जो बोल रहे हैं। दावा मतलब चैलेंज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ा देगा तो हमको इस वीडियो दिखाना, तो फिर हम उस दिन से अपने पढ़ाने के तरीकों को और डेवलप कर लेंगे। अभी मार्केट में नहीं है इस तरीके का कोई पढ़ाने वाला, ठीक है। और तुमको पता है कि तुमको इससे क्या मिलेगा, कल या परसों तुमको आभास होगा। तुम बोलोगे सर लिंकेज फालतू में इतना टॉपिक हार्ड टॉपिक बताता है लोग, तो हार्ड है ये नहीं है। नेक्स्ट क्लास में तुमको पता चलेगा जब लिंकेज का तुम क्वेश्चन करोगे। इसीलिए भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन, अभी क्रॉस नहीं बताया डायबिट का, भागो मत, अभी नया मीटिंग क्रिएट करेंगे। क्रॉस नहीं बताया, अभी क्रॉस बताना बाकी है, अभी क्रॉस बताएंगे। लेकिन अभी आज के दिन तुम अदर सब्जेक्ट मत पढ़ना, लेकिन मेरा ये चार्ट तैयार कर लेना और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। भगवान कृपा, मतलब कि भगवान कसम तुमको इसका बहुत फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज ही बनाओगे तो तुमको जो भी डाउट होगा तुम वीडियो से देख देख के क्लियर करोगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर लोगे, और तब लिंकेज करोगे तो मजा आएगा। समझ गए? हालांकि लिंकेज स्टार्ट आज ही कर देंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आज भी ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, स्टार्टअप हो जाएगा लिंकेज, ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को सेव करते हैं, नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट से जल्दी पढ़ लो।